नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दाब की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब की एसआई यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। यदि दाब की बात करें तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहते हैं। यदि दाब की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन वॉल्यूम क्या होती है? द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या होता है? तो द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन घनत्व कहलाता है। और यदि हम घनत्व की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन ऑब्लिक मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल का घनत्व मिट्टी तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए। हमने देखा होगा कि जल और पानी को यदि मिला दिया जाता है तो जल का घनत्व ज़्यादा होने के कारण जल नीचे रहता है और मिट्टी का तेल ऊपर तैरता रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है, तैरता रहता है। जल पर मिट्टी का तेल तैरता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सुई या पिन के पृष्ठ पर किसके कारण प्लावन होता है या किसके कारण तैरता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर तैरता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो वर्षा की बूंदों का आकार जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होता है। वर्षा की बूंदों का आकार जो गोलाकार होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और यदि पृष्ठ तनाव की बात करें तो किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक जो बेड कंडक्टर है, इसमें से देखें तो एल्युमिनियम, तांबा, चांदी ये गुड कंडक्टर है, कांच जो है इसमें बेड कंडक्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? तो निम्नलिखित में से उष्णता का कुचालक कौन सा है? तो यदि यहाँ पे देखें तो हीरा, माइका और पानी ये तीनों ही ऊष्मा के सुचालक है। जो लकड़ी है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर पर निर्भर नहीं करती। जो घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो यहाँ पे देखें तो सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम और इलेक्ट्रॉन विन्यास ये तीनों पर निर्भर करती है घन वस्तु की ऊष्मा चालन की दर। घर्षण पर ऊष्मा चालन की दर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण हो जाएगा। घर्षण दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला एक विरोधी बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यदि हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप होता है जिसमें हम गर्मी का अनुभव करते हैं। ऊष्मा से हमें गर्मी मिलती है और ऊष्मा से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स। और यदि हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा की जो मात्रक होता है वो कैलोरी होती है। तो ये भी याद रखिएगा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती। गर्मी के किससे सीधे संदर्भित नहीं होती? तो यहाँ पे देखिए, गर्मी का सीधा संबंध अणुओं की गति से है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से है और पदार्थों के थर्मोडायनेमिक गुण से है। जो थर्मल ऊर्जा का मापन है ये गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का मापन। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। और यदि हम तारत्व की बात करें तो तारत्व ध्वनि का वह गुण होता है जो ध्वनि को मोटा या पतला होने का ज्ञाता होता है। ध्वनि को मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। और तारत्व बढ़ाने से ध्वनि पतली होती जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, यदि तारत्व बढ़ाया जाता है तो ध्वनि क्या होती है? पतली होती जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या होता है? तो डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप होती है। जो डेसिबल होता है, डीबी इसको बोलते हैं, डेसिबल जो होता है ध्वनि की प्रबलता
की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता यदि मापा जाता है तो डेसिबल से मापा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर की एक माप होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो यदि हम आवृत्तियों के परास के आधार पर तरंगों की बात करें तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगों की जो परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से जो कम की तरंगे होती हैं, कम आवृत्ति की तरंगे होती हैं, वे अब श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की तरंगे होती हैं तो वो पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यहाँ पे जो 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज क्यों किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, यदि हर्ट्ज की बात करता तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वायु के दबाव पर। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु के दबाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि ध्वनि जो सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के स्रोत तथा अवरोधक के बीच जो न्यूनतम दूरी है वो 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार एक नेविगेशन वो है, इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। और सोनार से क्या तात्पर्य है? तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित पिंडों की दूरी, जल के अंदर मछलियों का समुदाय, शत्रुओं के पनडुब्बी इत्यादि का पता लगाने में, नेविगेशन करने में यूज होता है। तो इस तरह से जो सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और ये अमूमन जो समुद्र में चलने वाले नाव या जहाज होते हैं तो उनमें लगाया जाता है और दुश्मन की पनडुब्बी वगैरह का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? जो निम्नलिखित दिए हुए हैं तो सबसे कम विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो इसमें गामा किरणों की होती है। यदि हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम की बात करें तो गामा किरणें सबसे कम होती हैं, उससे ऊपर एक्स किरणों की तरंगें होती हैं, उससे ऊपर पैराबाइग्नी, उससे ऊपर अवरक्त और उसके ऊपर माइक्रो और उसके ऊपर रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है, रेडियो तरंगों की सबसे अधिक होती है, फिर क्रमशः घटती जाती है और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो यहाँ पे यदि पूछा जाए कि सबसे कम तो गामा किरणें, सबसे अधिक पूछा जाए तो रेडियो तरंगे, तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अवरक्त किरणें क्या हैं? अवरक्त किरणें क्या होती हैं? तो अवरक्त किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अवरक्त किरणें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। इनमें गामा किरणें, रेडियो तरंगे इत्यादि सब आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वो रेडियो तरंगों की होती है और सबसे कम गामा तरंगे की। नेक्स्ट देखते हैं, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है तो किसके लिए है? ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों के लिए। और यदि ओम के नियम की बात करें तो एक निश्चित ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस पर प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ओम का जो फार्मूला होता है I = V/R। ये निश्चित ताप पर चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर R क्या है? प्रतिरोध है। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा केवल धात्विक चालकों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र कौन सा है? विभवांतर किसमें मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग करके विभवांतर को मापा जाता है। और विभवांतर सदैव जो होता है वो समांतर श्रेणी में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा।
और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो ये भी याद रखिएगा। यदि आमीटर की बात करें तो आमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का यंत्र होता है। तो आमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का यंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? यदि घरेलू विद्युत उपकरणों में जो फ्यूज बांधते हैं वो किस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है? जिसका गलनांक कम होता है। क्या होता है? जिसका गलनांक बहुत कम होता है। और गलनांक कम क्यों रखा जाता है? कि जिससे कि अधिक धारा बहने पर यह पिघलकर विद्युत परिपथ को ब्रेक कर दे और विद्युत परिपथ सुरक्षित हो जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गलनांक कम, जो फ्यूज वगैरह यूज करते हैं। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज जो घर में फ्यूज होता है वो किन लक्षणों के कारण? तो इसकी उच्च प्रतिरोधक तथा न्यूनतम गलनांक होता है। इसकी उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक के कारण फ्यूज की तार को पहचाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। और यदि टंगस्टन के गलनांक की बात करें तो अधिकतम जो गलनांक होता है इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी याद रखिएगा, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चाक मूलतः क्या होते हैं? तो ट्यूबलाइट के साथ जो प्रयुक्त चाक होता है, ट्यूबलाइट में चाक कुंडली प्रयोग की जाती है, वो क्या होता है? प्रेरक होता है। क्या होता है? प्रेरक। ट्यूबलाइट में चाक कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वाहन चालन हेतु जो पार्श्वदर्शी दर्पण होता है, जो पीछे की ओर देखने वाला दर्पण होता है, वो किसका बना होता है? तो ये उत्तल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का क्यों बना होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। तो ड्राइवर का जो पीछे देखने वाला जो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है, जिससे उसको पीछे की पूरी सीनरी दिखाई दे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। एक चम्मच जो टेढ़ा या तिरछा दिखता है, किसका उदाहरण है? तो एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, और यही कारण है कि चम्मच जो है टेढ़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन सूचकांक। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और यदि हम इसमें बात करें अपवर्तन इंडेक्स की, तो किसी विशेष पदार्थ में निर्वात में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तन सूचकांक भी कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह यदि अपवर्तन सूचकांक आ जाता है तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, अपवर्तन की घटना नहीं है। तो देख लेते हैं। रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक स्थिति से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये सारे ही अपवर्तन के उदाहरण हैं। जो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये इसका उदाहरण नहीं है, ये है प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश का नीला रंग प्रकट होने के साथ साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? तो जो आकाश में नीला रंग प्रकट होता है वो प्रकाश की कौन सी घटना है? तो ये प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला हमें दिखाई देता है। तो ये भी याद रखिएगा। और यदि प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकाश का सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित होना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। किसी प्रकाश जो होता है वो विभिन्न पदार्थों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मारीचिका का कारण क्या है? मारीचिका, जो मृग मारीचिका होता है रेगिस्तान के क्षेत्रों में, तो उसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग को ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर पानी होने का उसे आभास होता है, जबकि वास्तविकता में नहीं होता। और यह किसके कारण होता है? वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यदि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें
तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाने दिया जाए और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो माध्यमों को अलग करने पर पृष्ठ से पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर उसी माध्यम में लौटने की, मतलब प्रकाश जो होता है अगले माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है। एक जो प्रकाश किरण होता है वो प्रकाशीय तंतु में क्या किसके कारण चलती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश जो प्रकाशीय तंतु होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय तंतु में चलती है। और इसका जो उपयोग होता है वो डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग? डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी में। नेक्स्ट देखते हैं, जल में पैदा हुए बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? जल में जो चमक होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो ये होती है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस कारण? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो जल में पैदा हुए बुलबुले होते हैं उनमें चमक दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसकी चर्चा किए हम। प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित किए जाते हैं? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें सिग्नल कैसे प्रेषित किए जाते हैं? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें सिग्नल प्रेषित होते हैं और इसका उपयोग जो है डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी में किया जाता है। एक श्याम पट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक जो श्याम पट्ट है उसमें काला क्यों दिखाई देता है? तो ये जो होता है ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। जो काला रंग होता है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। जब श्याम पट्ट पर हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो वह काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा श्याम पट्ट का काला रंग दिखाई देना, वो सभी रंगों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है। हीट एक्सचेंजर की बात करें तो यहाँ पे प्रति प्रवाह, काउंटर प्रवाह और समानांतर प्रवाह, ये तीनों हीट एक्सचेंजर प्रवाह के एक प्रकार हैं। जो क्रमिक प्रवाह है ये हीट एक्सचेंजर प्रवाह का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक प्रवाह। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य ताप से आती है। सूर्य ताप से वायुमंडल में गर्मी आती है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी चालकता उच्च होती है। हालांकि पारे का उपयोग कई कारणों से किया जाता है। पारे का जो हिमांक बिंदु होता है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -37। और यदि क्वथनांक की बात करें तो ये 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -37 डिग्री हिमांक और क्वथनांक 357 डिग्री होता है। और इसके जो गुण होते हैं, ये जो बीकर परख नली होती है उस पर चिपकता नहीं है, आसानी से मिल जाता है। इन सभी कारणों के कारण थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है प्रयोग किया जाता है? अभी हमने बात किया था, पारा मरकरी का उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है? तो वह तापमान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का औसत तापमान कितना है? तो मानव शरीर का औसत तापमान यदि सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये भी याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्रायोजेनिक को दर्शाता है। क्रायोजेनिक क्या किसको दर्शाता है? कम तापमान को। क्रायोजेनिक जो होता है वो कम तापमान को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो जो संवहन होता है केवल द्रवों और गैसों में होता है। केवल द्रवों और गैसों में होता है। संवहन जो होता है वो साधारणतः द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन प्रक्रम द्वारा होता है
और इसमें पदार्थ को गर्म करने पर कणों के पूर्णतः स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा केवल द्रवों और गैसों से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो जो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ऊष्मा का संचरण होता है वो किस में होता है? संवहन में होता है, संवहन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? ऊर्जा जो होती है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार से यात्रा करती है? तो विकिरण के रूप में यात्रा करती है। किस रूप में? विकिरण के रूप में। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा इस विधि द्वारा आती है कि इसमें ऊष्मा संचरण सर्वाधिक गति से होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा विकिरण हो जाएगा। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला है? वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला होता है? तो अच्छा विकिरक होता है। कौन सा? अच्छा विकिरक। अच्छा विकिरक होता है। इस तरह से हमने आज के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है और इसके बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।